जो सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 के लिए पाठ्यक्रम की बात करें और हमारे यहाँ पे 6 की बात करें, जो हमारे 6 से लेकर के 8वीं तक राजस्थान में 6 से लेकर के 8वीं तक जो पाठ्यक्रम चलता है ना, इस 6 से लेकर के 8वीं तक पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाता है हमारे राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। और यहाँ पर 6 की नंबर की बात करें और 6 की यहाँ स्टार्ट करें और आपका पहला जो चैप्टर आएगा जी, आपका पहला चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड। तो यहाँ पर लिखा मैंने हमारा ब्रह्मांड, ये हमारा चैप्टर है कक्षा 6। आप लोग भी ऐसे लिख लेना। कक्षा 6 की बात करें, कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन, कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन की बात करें और इस सामाजिक अध्ययन के अंदर हमारा ब्रह्मांड जो है ना, ये आपका चैप्टर यहाँ से आता है ब्रह्मांड। और इस हमारे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी वो बातें लिखूंगा सर, मैं वो फैक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो आपके यहाँ पर काम आने वाला है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है साहब, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं लिखने वाला हूँ जी। चलो यहाँ पर इस ब्रह्मांड की बात करें, इस ब्रह्मांड में कहा गया कि भाई प्राचीन ये हमारी जो पृथ्वी इसके चारों ओर पूरा एक व्याप्त अंतरिक्ष है। लिखा गया हमारी पृथ्वी के चारों अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। और यहाँ पे दिन के समय हमें नीला दिखाई देता है, रात के समय काला दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे आपके जो ना तारे यहाँ पर हैं, बहुत सारी चीजें आपके यहाँ से आ जाते हैं सब, इन्हीं को यहाँ से आ जाता है। और इन्हीं को लेकर के कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं। जैसे कहा कि प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल नामों से जाना जाता था। इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में मान्यताओं के अनुसार नाम दिए गए। तारा समूह को अलग अलग कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारा के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि एक तो इसमें कहा गया कि सप्तऋषि मंडल की बात करें, सप्तऋषि मंडल। और आप लोगों ने बचपन में देखा भी होगा सप्तऋषि मंडल को लेकर के। आप लोग जो फैक्ट यहाँ पर है वो लिखने वाला हूं। जैसे इसमें क्या है, सप्तऋषि मंडल, सामाजिक अध्ययन हमारा ब्रह्मांड। और यहाँ पर आपका पहला बिंदु क्या होगा, सप्तऋषि मंडल। बाकी सब चीजें मैं इसको इधर करता हूँ, नोट्स मैं इधर बनाते चलूंगा, ठीक है, नोट्स मैं इधर बनाते चलूंगा। सप्तऋषि मंडल की बात करें, सप्तऋषि मंडल का मतलब क्या है, ये था आपके 7 तारों का समूह। ये आपके आता है 7 तारों का समूह। जी हाँ, 7 तारों का समूह। और रात के समय में जब हम लोग सोते हैं ना, उस समय देखा होगा कि आसमान के अंदर एक 7 तारों का समूह होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि भाई 7 तारों के महान ज्ञानी ऋषि जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को अलौकिक करते थे, इसे सप्तऋषि मंडल कहा गया। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारा के समूह को 4 तारों को चारपाई कहते हैं। इसके अलावा जब सप्तऋषि मंडल आप लोगों ने देखा होगा ना कि भाई ऐसा था एक तारा, तो जैसे मैं यहाँ पे बताऊं सप्तऋषि मंडल लिखा होगा, एक तो यहाँ 1 2 3 और 4, इस पिक्चर में दिखाया भी गया उन्होंने कि एक तो ऐसा है 1 2 3 4, ये खाट सी और उसके पीछे ये पोंछ सी दिखती थी, पोंछ सी। तो ये 7 तारों का समूह था और इसी को क्या कहा गया था, सप्तऋषि मंडल। और इन सप्तऋषि मंडल में ये जो आपके 4 तारे हैं, ये जो आपके 4 तारे हैं, इन 4 तारों को कहा गया था आपके चारपाई। इसको क्या कहा गया था, चारपाई कहा गया। इसके अलावा आता है कि भाई 4 तारों को चारपाई कहते हैं। फ्रांस में इसे सोस्पेन कहा जाता है। यहां से देखना 7 तारों का समूह था और इनमें से एक आ जाता है कि 4 तारों के समूह में, इसमें 4 तारों का समूह, इनमें 4 तारों के समूह को अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। जी हाँ, अब यही इंपॉर्टेंट हो गया कि इनमें 7 तारों का समूह था और इन 7 तारों के समूह को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। देव पंडित, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जैसे एक तो इसको कहा जाता है बेटा चारपाई, एक तो इसको क्या कहते हैं, चारपाई कहा जाता है। और ये चारपाई कहाँ का, भारत के अंदर, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, चारपाई। इसके अलावा यहां से आ गया सोस्पेन, तो यहां पे आ गया सोस्पेन। अब एग्जाम में आ जाए कि सोस्पेन, और ये सोस्पेन कहां पर है, ये कहा गया फ्रांस के अंदर। यही पर्सन बन गया आपके सप्तऋषि तारा मंडल के 4 तारों के समूह को फ्रांस में किस नाम से जानता है ना। अरे वही ये बावड़ा क्या देव, ये तो खिसकी तेरी। जी है ना, इसको क्या कहते थे, सोस्पेन कहा जाता है फ्रांस के अंदर, इसको क्या कहते थे, सोस्पेन। उसके बाद में जैसे ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल, प्लग, यहां पर बात करें, यहां पर प्लग की बात करें, एक यहां आ जाएगा PLAUGH, ये कहां कहा गया, ब्रिटेन के अंदर। जी हाँ, ब्रिटेन में इसको क्या कहा, प्लग की बात करें, मतलब हल के नाम से जानते थे। ब्रिटेन में इसको क्या कहते थे, हल कहा जाता था। इसके अलावा जैसे हम बात करें, यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है, स्मॉल बियर, और इसकी बात करें, एक इसको क्या बोलते थे, स्मॉल बियर की बात करें, ये स्मॉल बियर कहा जाता है। और स्मॉल बियर कहां पर, यूनान के अंदर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सप्तऋषि मंडल क्या है, 7 तारों का समूह है। और इस सप्तऋषि मंडल के अंदर जो 4 तारे जो होते हैं ना, उन 4 तारों के समूह को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर 4 तारों के समूह को अलग अलग नाम जानते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो भारत में क्या कहते हैं, चारपाई। सोस्पेन फ्रांस में कहा जाता है। प्लग कहाँ की, प्लग की बात करें ब्रिटेन में। और स्मॉल बियर की बात करें, ये कहा जाता है, ये आपके कहा जाता है यूनान के अंदर। अब ये काम क्या आता था गुरुजी, ये सप्तऋषि मंडल जो है ना, ये हमारे काम आता था सामान्यतः कहीं ना कहीं सूर्य उदय को लेकर के। प्राचीन काल में मतलब हमारे यहाँ पास देखो, घर में आज भी देखना सप्तऋषि मंडल कहते थे, दिखता था। और जैसे जैसे सुबह होती थी ना, सप्तऋषि छुप जाता था, तो इसका मतलब था कि सूर्य उदय हो गया। तो प्राचीन समय के अंदर जब लोगों के पास में घड़ियां नहीं हुआ करती थी, समय का नहीं पता हुआ करता था उस समय, या दिशा का नहीं पता होता था उस समय, इस सप्तऋषि मंडल का नाम, इस सप्तऋषि मंडल को यूज किया जाता था। तो एक तो आपको ध्यान रखना साहब जी, ठीक है। और इसके अलावा इस सप्तऋषि मंडल की बात करें, इसी सप्तऋषि मंडल से आपके ध्रुव तारा को भी डिसाइड किया जाता था। गुरुजी कैसे, यहां देखो, एक तारा तो यह है, एक तो आपके यह रहा 1
यहाँ पे मैं बनाता हूँ। एक तारा तो ये है, एक तारा ये है 2, एक ये 3, एक ये 4, 5, 6 और 7। और इसके जो आगे के 2 तारे ना, इन 2 तारों के साथ दूर एक तेज चमकीला तारा होता था, इसको क्या कहते थे? ध्रुव तारा। तो सप्तऋषि मंडल के आगे जो 2 तारे थे उनसे दूर एक चमकीला तारा होता था, उसको क्या कहते थे? है ना, उसको क्या बोलते थे हम लोग? उसे कहते थे ध्रुव तारा। चलो आगे देखो, उसके बाद में तो एक तरह दूसरे यहां से आता है कि सिर्फ ध्रुव तारे की बात करें। ये ध्रुव तारा जो है ना, ये हमेशा किसको दर्शाता है? यदि मैं यहाँ पे ध्रुव तारे की बात करूं तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। ये हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। यहाँ पर आता है कि पोल स्टार की बात करें तो ध्रुव तारा, या इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका पोले स्टार। पोल स्टार की बात करें ध्रुव तारा कहा जाता है। और कहते हैं कि ये ध्रुव तारा जो है अटल है, स्थिर है। और इसके बारे में कहानी भी आती है छोटी सी, वैसे बता देता हूँ यहाँ से कि ध्रुव नामक बालक राजा उतानपाद एवं रानी सुमिति का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। उत्तम उसकी मतलब ये पूरी कहानी है, ये आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं, आराम से वहां पे पढ़ लेना जी। ये ध्रुव तारा के बारे में था। इसके अलावा अब यहां से हम थोड़ा सा और आते हैं इसी के अंदर, वो हमारे यहां से आ जाएगा कि एक आता है खगोलीय पिंड। एक शब्द आता है यहां पर खगोलीय पिंड की। गुरुजी ये खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड की बात करें, खगोलीय पिंड का मतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित, या मैं ऐसे कह दूं आसमान में उपस्थित। आसमान में उपस्थित, आसमान में उपस्थित। यदि मैं यहां से कह दूं तारे कह दूं, उल्का कह दूं, तारे उल्का, उपग्रह कह दूं उपग्रह, या धूमकेतु कह दूं धूमकेतु कह दूं, है ना, को खगोलीय पिंड कहते हैं, को खगोलीय पिंड कहते हैं, पिंड कहते हैं। अर्थात इस आसमान के अंदर जितने भी तारे हैं, उल्का पिंड है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उन सबको क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। इन सबको खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। ये यहां से आ जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा यहां से आ जाता है जी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां से आता है वो आता है, यहां से एक शब्द आता है प्रकाश वर्ष। मैं वो लाइन लिख रहा हूं जो आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करनी है। आपको कॉपी एक नई कॉपी बना लेनी है, उस नई कॉपी में लिखना है एनसीईआरटी या आरबीएससी का सार, एनसीईआरटी या आरबीएससी का सार, और वहां पे कक्षा 6 के साथ लिखना। अभी यहां पर सिर्फ हमने किसकी बात की? सप्तऋषि मंडल की बात की है। इसके अलावा खगोलीय पिंड क्या होते हैं, और उसके बाद आता है प्रकाश वर्ष। जब बचपन में छोटे थे ना तो प्रकाश वर्ष में नाम सुना होगा कि भैया आसमान की दूरी की बात की जाती है। भतीजी अभी हॉस्पिटल में बैठा एडमिट है जी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो पहली चीज तो आती है कि यह दूरी का मापक है, यह दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष की बात करें, ये जो है ना, ये आपके दूरी का मापक है। एक तो यहां से आता है। दूसरा, यदि दूरी का मापक है किसमें, तो किसके? ये आ जाएगा आपके खगोलीय, इसकी बात करें तो ये आपके खगोलीय पिंडों के मध्य, खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी मापने के काम करता है। मध्य दूरी मापन, अर्थात 2 खगोलीय पिंडों के बीच में कितनी दूरी है उसके मापन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो हम लोग करते हैं प्रकाश वर्ष का। जैसे आसमान की बात करें, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी कौन सी है? या पृथ्वी और ध्रुव तारे की बात करें, इनके बीच में दूरी कितनी है? इन सब की बात करें, इन सब के बीच में दूरी मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का। और गुरुजी दूसरी बात यहां से और क्या आती है? एक आती है, इसमें लिखा जाता है कि होता है क्या है, इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश, एक वर्ष में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से तय की गई दूरी, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मतलब है कि एक साल में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से में प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कह दो, चाहे एक वर्ष में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से तय जो दूरी करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। मतलब एक सेकंड में कितना चला गया? 3 किलोमीटर। एक सेकंड में 3 किलोमीटर चला गया तो एक साल में कितनी दूर चला जाएगा? उस दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। जैसे ये सूर्य है और यहां से चला प्रकाश, ये प्रकाश जो है ना, ये प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो एक साल में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो एक साल में, या सपोज करो यहां तक पहुंच गया, तो यहां की दूरी कितनी है? उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर स्पीड से चलते हुए प्रकाश के द्वारा एक साल में कितना दूरी तय किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलो ठीक है साहब, हाँ बजट का याद करना है, 17 पर आएगा। जी जी जी, यहां से आ जाता है। इसी को प्रकाश वर्ष, या इसको मैं ऐसे बोल दूं लाइट ईयर, इसी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। और यहां पर आता है कि लगभग दूरी कितनी है। ये आंकड़ा दिया गया एनसीईआरबीएस में, लगभग 96 खरब किलोमीटर। ये भी दायरा दिया गया है कि भैया लगभग कितनी दूरी तय करता है? 96 खरब दूरी तय कर लेता है। ये यहां से आ जाता है। चलो ये तो बात यहां से होगी। उसके बाद में यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, और वो आता है आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गुरुजी हमने ब्रह्मांड की तो बात कर ली कि पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा, आसमान में तारे वारे है ना, उन सबको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहा जाता है। उन सबको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहा जाता है साहब।
है ना भाई। उन सबको क्या कहता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। चलो अब ये ब्रह्मांड कहां से आया, कभी मन में आया होगा कि सर ये सूर्य कहां से बना होगा, कभी मन में ये आया होगा कि सर पृथ्वी कैसे बनी होगी, कभी मन में आया कि दूसरे तारे कैसे बने होंगे। तो पूरे पृथ्वी और ये चारों तरफ तारे आसमान सब कुछ है, इन सबका निर्माण कैसे हुआ, इन सबका जो निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड। तो यहां से आता है कि सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन इसमें आपके आरबीसी की बुक में लिखी है, बिग बैंग थ्योरी। और कहा जाता है इस बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या कहा गया कि लगभग, ये याद रखना इसमें लाइनें एग्जैक्ट लिखी गई कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ जी। और उसी से, और कहते हैं उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसी से ब्रह्मांड का निर्माण, ये कहा जाता है। ये आपके इस बिग बैंग थ्योरी की बात करें, बिग बैंग थ्योरी क्या कहते हैं इसको सिंपल समझना। बिग बैंग थ्योरी का मतलब कहते हैं कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात करें, इस पृथ्वी के ऊपर हाई टेम्परेचर की वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसकी वजह से निर्माण हुआ। जैसे इसको मैं यहां से ऐसे बताऊं आपको, जैसे इसको मैं ऐसे बताऊं, ऐसे कहते हैं कि पहले जो है ना जी, पहले कहते हैं कि ये कोई एक पिंड था, मतलब पहले कोई ये एक पिंड था और इस पिंड के ऊपर गैस पाई जाती थी। और गैस कौन कौन सी थी, एक तो यहां पर पाई जाती थी हाइड्रोजन और एक यहां पर पाई जाती थी आपके हीलियम। ये दो गैसें पाई जाती थी, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसें पाई जाती थी साहब। चलो गुरुजी बाद में कहते हैं कि इस पिंड के ऊपर गैसें थी, बाद में कहते हैं कि पिंड पर नाभिकीय संलयन हुआ, नाभिकीय संलयन की बात करें ये हुआ। और नाभिकीय संलयन के अंदर क्या हुआ, इस नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों मिली, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिली और इन दोनों के मिलने से क्या बना, हीलियम। इन दोनों के मिलने से क्या बना, हीलियम बना। और इस हीलियम से ये जो बना ना, एक यहां से आता कि इसी से उच्च ऊर्जा, यहीं से क्या बनती है, उच्च ऊर्जा का निर्माण भी हुआ, उच्च ऊर्जा का निर्माण। और इस उच्च ऊर्जा की वजह से कहते हैं कि इस पिंड के ऊपर एक भयंकर विस्फोट हुआ। इसी से क्या हुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ इस पिंड का। और इस पिंड से और कई पिंड बन गए, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे पिंड बन गए और बन गए, जी हाँ इधर और बन गए। तो ये अलग अलग पिंड बन गए। बाद में ये जो पिंड है ना, यहां पर भी क्या होता है, विस्फोट होता है। और इससे भी ऐसे और पिंड बन गए, ये लो जी, यहां पर भी क्या होता है, विस्फोट होता है इन सब पे भी, और इनसे भी और बन गए ऐसे। तो कहते हैं कि धीरे धीरे पहले एक तत्व था, एक पिंड था और उसके ऊपर, है ना भाई, यहां पर क्या कहा गया कि एक तत्व था, उसके ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम था और वहां पर उनमें से यहां पर नाभिक के संलयन की प्रक्रिया हुई और वहां पे बहुत सारा टेम्परेचर हुआ और उच्च तापमान हुआ और उसकी वजह से भयंकर विस्फोट हुआ और टुकड़े चले गए सब, बहुत सारे टुकड़े हो गए और वहां पे धीरे धीरे आज भी टुकड़े होते रहते हैं, आज भी वहां पे टुकड़े होते रहते हैं, आज भी वहां पे टुकड़े होते रहते हैं। तो धीरे धीरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। मतलब ये बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि धीरे धीरे आज भी टुकड़े हो रहे हैं। तो आपको हम ब्रह्मांड की बिग बैंग सिद्धांत लिखना कि 13.7 अरब वर्ष पूरा एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये क्या कहता है, बिग बैंग थ्योरी, ये इसके अंदर लिखा गया है जी हाँ। उसके बाद में उसके एक यहां पर आता है कि ब्रह्मांड में, एक यहां पर लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगा है, अनेकों आकाश गंगा है, जी हाँ अनेकों आकाश गंगा है। अब बच्चों को मन में आया होगा कि गुरुजी आकाश गंगा क्या होता है। आकाश गंगा की बात करते देखना, ये तारों का समूह है, तारों का समूह है। कई बार क्या होता है कि इतने सारे एक साथ तारे होते हैं कि वो नदी जैसे दिखाई देते हैं, है ना, एक बहुत सारे तारे होते हैं जो नदी जैसे दिखाई देते हैं, तो उनको बोलते हैं आकाश गंगा, है ना भाई, आकाश गंगा। तो यहाँ पर ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं, बहुत मतलब है तारों का बहुत तगड़ा समूह है। यहाँ पर विस्फोट हुए तो वहां पे समूह बन गया, बहुत सारे समूह आते हैं। और इन्हीं आकाश गंगा की बात करें, इसी आकाश गंगा की बात करें तो यहाँ पर एक नाम आ जाता है आपके मंदाकिनी या एरापथ। यहाँ पर एक आता है मंदाकिनी या मैं से कह दूं एरावत पथ। और इसी में हमारी पृथ्वी है। इसे पृथ्वी की बात करें, ये भी तो एक तारा है, पृथ्वी भी एक तारा है। और पृथ्वी कौन सी आकाश गंगा में है, पृथ्वी कौन सी आकाश गंगा में, तो पृथ्वी मंदाकिनी या एरावत पथ की बात करें, इसके अंदर है साहब, इसके अंदर है। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना कि आकाश गंगा क्या है, तारों का समूह। और पृथ्वी कौन सी आकाश गंगा में है, तो ये एरावत या किसकी बात करें, ये आपके मंदाकिनी में। यहां पर हम आरबीसी की बात करेंगे, ठीक है। सो आरबीसी में क्या क्या लिखा हम उसी की फोकस करेंगे, बाकी तो अलग चीजें आ जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलें। हाँ जी, चलो उसके बाद यहां से आ जाता है कि हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। एक यहां से आता है कि पृथ्वी का, एक डाटा यहां से आता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारे की बात करें, ये तारा कौन सा है, तो वो आ जाएगा सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है। और इसकी दूरी की बात करें गुरुजी, यहाँ पे दूरी कितनी लिखी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की भाई पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की बात यहां पर आ जाती है साहब। ये यहां से आ जाता है।
जी, इतनी सी बात यहां पर आते हैं। इसके अलावा यहां से आता है कि सर कि हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, और अन्य तारों की रोशनी और चमक भी लगभग सूर्य के समान होती है। इसके अलावा ये मत मान लेना कि सर चमक एक सूर्य में है, चमक एक सूर्य के अंदर है, सब में है चमक, सूर्य में भी चमक है, ऐसी चमक दूसरे तारों के अंदर भी है। आपको पीडीएफ मिलेगी, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, आराम से देख लेना जी। इन सब के अतिरिक्त विशेष आकृति वाला जो तारा हमेशा दिखाई देता, जी हाँ, जैसे एक आता है पुच्छल तारा, धूमकेतु तारा, एक आता है, एक शब्द आता है पुच्छल तारा। एक यहां पर हो जाता है कि गुरुजी पुच्छल तारा क्या होता है? पुच्छल तारा का मतलब क्या होता है कि तारे के पीछे पूंछ दिखाई देती है, पूंछ सी दिखाई देती है, कई बार देखोगे ना आसमान में, तो आपको यहां पर आसमान में एक तारा दिखेगा और उसके पीछे भी हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। हाँ, आज शाम वाली क्लास होगी बेटा, ऐप वाले का तो पता नहीं बचे, नहीं बेटा ऐप वाले का कुछ भी नहीं पता मुझे, क्योंकि जाना पड़ेगा बेटा हॉस्पिटल, बस आज की बात है, उसके बाद तो ठीक है जी, है ना। तो पुच्छल तारा, तो तारे के पीछे कई बार पूंछ की स्थिति दिखाई देती है, उससे क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा कहा जाता है। उसके बाद में यहां से एक और आता है, जी हाँ, पुच्छल तारा कहा जाता है। और याद रखना जी, एक और आता है यहां से जी, एक आता है इसी पुच्छल तारा में कि सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? सबसे चर्चित की बात करें तो सबसे चर्चित पुच्छल तारा जो है उसका नाम है हेली। सबसे चर्चित पुच्छल तारा कौन सा? हेली। और यह आता है कि यह प्रतिवर्ष 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यदि आ जाए कि हेली ये हर 76 साल के बाद दिखाई देता है। और इसे 1986 में देखा गया, 1986 में देखा गया। अब पुनः 2062 में दिखाई देगा। तो एक आ जाए कि हेली पुच्छल तारा, तो हेली जो है ना, ये पुच्छल तारा है, सबसे परिचित पुच्छल तारा है सब। है ना भाई, ये सबसे चर्चित पुच्छल तारा है, इसे 1986 में देखा गया था और अब पुनः 2062 में दिखाई देने वाला है। ये यहां से आ जाता है इसके बारे में, बस इतनी सी बात यहां से आ जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपका पहला जो चैप्टर है उसका नाम था ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड के अंदर सिंपल सी बात यहां से आती है। एक तो सप्तऋषि मंडल की गुरुजी 7 तारों का समूह, इनमें 4 तारों के समूह को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे चारपाई भारत में कहते हैं, सोस्पेन फ्रांस में कहा जाता है, प्लग की बात करें ब्रिटेन में कहता है, और स्मॉल बियर की बात करें ये यूनान में कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर एक आता है ध्रुव तारा, जो हमेशा उत्तर दिशा में हो, उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, और इसे पोलर स्टार के नाम से जाना भी जाता है। उसके बाद आता है खगोलीय पिंड, आसमान में उपस्थित तारे, उल्कापिंड, धूमकेतु, इन सबको क्या कहा जाता है? इन सबको कहा जाता है आपके खगोलीय पिंड। इन सबको क्या कहा जाता है? आपके खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। ये तो यहां से हो गई बात जी। उसके अलावा यदि मैं बात करें सर प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो दूरी का मापक है, और खगोलीय पिंडों की मध्य की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और एक वर्ष में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से जो दूरी तय की जाती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक प्रकाश वर्ष की दूरी लगभग 96 खरब किलोमीटर होती है। इसके अलावा यहां से एक आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो छठी कक्षा में सर एक ही नाम दिया गया, बिग बैंग थ्योरी, और कहा गया कि लगभग 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व यहां पर किसी एक तारे के ऊपर कहा गया कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। एक आता है सर आकाशगंगा, तो पृथ्वी इस ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगा, आकाशगंगा का मतलब है कि तारों का समूह, और यहाँ पर एक आकाशगंगा जिनमें अपनी पृथ्वी निवास करते उसको बोलते हैं मंदाकिनी या एरावत, और उसी में अपनी पृथ्वी। इसके अलावा एक सिंपल सी बात है कि सर पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है ये आपका है सूर्य, और पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा पुच्छल तारा, तो एक ऐसा तारा जो कि जिसके पीछे पूंछ दिखाई देते उसे पुच्छल तारा कहना जाता है। और सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली, जो प्रतिवर्ष 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, जिसे 1986 में लास्ट देखा गया था, और वर्ष 2062 के अंदर से वापस दिखाई देगा सा। बिग बैंग थ्योरी बताए गए जी हाँ। तो ये था अपना आज का छठी कक्षा का पहला चैप्टर। कल छठी कक्षा के सेकंड चैप्टर की हम लोग बात करने वाले हैं, तो कॉपी अलग से डाल लेना। आरबीएससी कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन, पहला चैप्टर ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में से आपको सिर्फ यही उतारना, इसके अलावा कुछ भी नहीं उतारना, जो मैंने लिखा है यही उतारना, इसके अलावा कुछ भी नहीं उतारना। तो अभी के लिए मेरे बच्चों इतना ही, धन्यवाद।